अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज कराची की एक अहम कारोबारी इमारत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 4 मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी बर वक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिया। सुबह के वक्त जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज हुआ, बड़ी तादाद में लोग स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे। 4 दहशतगर्द गाड़ी में सवार होकर आए और सुबह 10:02 पर इमारत पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने पहले स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम हमला किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकार फौरी तौर पर हरकत में आए, ऑपरेशन शुरू कर दिया। 8 मिनट में चारों दहशतगर्द मारे गए। 10 मिनट में कार्रवाई मुकम्मल हो गई। 25 मिनट में इमारत को क्लियर करार दे दिया गया और हमले के फौरी बाद कलदम जमात BLA ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की और हमला आवरों की तस्वीर भी जारी कर दी गई। इस वाक़े की जो CCTV फुटेज सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है कि एक कार दाखिली गेट पर आकर रुकती है। कार के पिछले दरवाजे खुलते हैं। फुटेज में 2 दहशतगर्द कार से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं, दाखिली दरवाजे पर ड्यूटी पर मौजूद एहलकार ने उन्हें रोका, लेकिन दहशतगर्द फिर भी आगे बढ़ता है और फिर फायरिंग का तबादला देखने में आता है। उस दहशतगर्द को रोकने के बावजूद जब वो आगे बढ़ता है, इस दौरान 2 दहशतगर्द मारे जाते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक 2 हमलावर गेट के बाहर मारे गए, जबकि 2 आगे गए। मगर रेंजर्स और पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई के दौरान इमारत के इहाते में बाकी 2 दहशतगर्द भी मारे गए। आज हमलावरों की जानिब से फायरिंग और दस्ती बम के हमले के नतीजे में दरवाजे पर ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस एहलकार और स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हो गए, जबकि पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें पूरी तरह इदराक है कि मुल्क दुश्मन एजेंसियों की कोशिश है कि बचे कुचे दहशतगर्द इदारों के जो सेल्स हैं और इसके अलावा उनके जो सहूलतकार हैं, उनका आपस में एक ताल्लुक कायम किया जाए। साथ ही उनका कहना था कि इस हमले की कड़ी 10 जून और 19 जून के हमले से मिलती। जो मुल्क दुश्मन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी अभी काविश है कि जो बचे कुचे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कोई सेल्स हैं, कोई स्लीपर सेल्स हैं, कोई उनके मददगार हैं, कोई सहूलतकार हैं, उनको आपस में उनका एक नेक्सस किया जाए, जिसमें से आपने जिनका नाम लिया कि लंदन के कुछ रेवेनेंट्स, कुछ सब नेशनलिस्ट के कुछ टेंडेंसीज में और BLA जो बलूचिस्तान के गुमराह लोग हैं, इनका किसी तरह नेक्सस करके सूबे के अंदर अमन को खराब किया जाए। इसी की कड़ी 10 जून के अटैक्स थे, इसी की कड़ी 19 जून के अटैक है। साइड एजेंसीज के खिलाफ की मदद के बगैर ये काम करना नामुमकिन है। इसके अलावा बताया गया कि ये दहशतगर्द तैयारी के साथ आए थे, होस्टेज बनाना चाहते थे, यानी यरगमाल लोगों को बनाना चाहते थे। DG रेंजर्स के मुताबिक इस हमले के ताने बाने 10 जून और 19 जून के हमले से मिलते हैं। अब 10 जून को सिंध रेंजर्स के एहलकारों को निशाना बनाया गया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिंध रेंजर्स की मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था, जिसके नतीजे में एक एहलकार जख्मी हुआ था। इसके 9 दिन बाद 19 जून को कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर में एहसास प्रोग्राम के दफ्तर पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया था, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और रेंजर्स एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी हुए थे। और इस वाक़े के 10 दिन बाद आज कराची स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला हो गया। अहम बात यह है कि ये इमारत II चंडीगढ़ रोड पर वाक़े है, जहां शहर की कई अहम इमारतें मौजूद हैं। स्टेट बैंक, पुलिस हेडक्वार्टर्स और सिंध रेंजर्स का मरकजी दफ्तर भी यहाँ वाक़ है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ाना सैकड़ों अफराद का जो कारोबार और रोज़गार के सिलसिले में आते हैं। अगर दहशतगर्द इमारत में दाखिल हो जाते तो ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था, अगर वो यरगमाल बना लेते तो ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था। स्टॉक मार्केट में कारोबार भी आज मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि कारोबार में मजबूत रुझान देखने में आया कि AC100 इंडेक्स 242 पॉइंट इजाफे से बंद हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की चीन ने भी मजम्मत की है। वजारत खारजा के बयान के मुताबिक चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग की पुरजोर हिमायत करता है और पाकिस्तान की कौमी सलामती इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की भी हिमायत करता है। आज की कार्रवाई के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन साहब मौजूद हैं। गुलाम नबी मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खराज तहसीन की मुस्तहिक है पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी इदारे, रेंजर्स, जिनकी तरफ से बर वक्त कार्रवाई की गई। पुलिस एहलकार शहीद हुए, सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए, कौम पर एहसान है उनका। बताइएगा क्या इंटेलिजेंस इतलात थी इस हवाले से जो कार्रवाई आज हुई है? क्या इस हवाले से इंटेलिजेंस इतलात पहले से मौजूद थी? शाहजेब भाई, थैंक यू, आपने इसको अप्रिशिएट किया हमारे इस एक्शन को। इनफैक्ट ये जो सिक्योरिटी का सेटअप है
इसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ भी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ये मिल के काम करती हैं। नेचुरली ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अभी मतलब इससे वाकिफ़ है कि हमारे स्टेट को सिक्योरिटी थ्रेट है। इसमें मतलब ये कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कि हम जिस तरह के सिक्योरिटी अलर्ट्स डिफरेंट सिक्योरिटी सेटअप से हमें मिलते रहते हैं, उसके अगेंस्ट पुलिस और अदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं। तो नेचुरली ये एक ऐसा टारगेट था जो हमें आइडिया था कि इस पे किसी टाइम पे अटैक हो सकता है, लेकिन आप देखें कि इतने सिक्योरिटी अलर्ट्स ज़्यादा आते हैं तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने महदूद रिसोर्सेज में उनको रिस्पांस दें। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आए और उन्हें अटैक किया तो हमारा सिक्योरिटी सेटअप जो वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट थी उन्हें अच्छा रिस्पांस दिया, और उस रिस्पांस में आप देखें कि विदिन 10 to 11 मिनट्स ये सारा जो इनका अटैक था वो प्रीएम्प्ट हुआ और चारों के चारों बंदे मारे गए। तो नेचुरली ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमें इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इसी वजह से हमने वहाँ पे अपनी इफ़ेक्टिव डिप्लॉयमेंट रखी हुई थी। मतलब आज और जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ज़ाहिर बताया गया कि जो MQM लंदन के बचे कुचे हैं, इसके अलावा कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, इसके अलावा BLA और फिर रॉ ज़ाहिर इसका फ़ायदा उठाएगी, जो भारतीय एजेंसी रॉ है, अगर उसे इस तमाम का मौका मिलता है। तो इस वक्त कराची ने ज़ाहिर एक बहुत ही एक दर्दनाक पीरियड देखा, उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ज़बरदस्त कार्रवाई, पुलिस की ज़बरदस्त कार्रवाई की वजह से अमन आया। ये कितनी ख़तरे की बात है, इनके कितने सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इंटेलिजेंस इतलात हैं, या फिर ये इतने ऑर्गेनाइज नहीं हैं इस वक्त? मैं शाज़ेब भाई इसको समझता हूँ कि यस समटाइम्स ये इस तरह की वारदात करते हैं और आके थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मैसेज इनका काम करने का ये होता है कि मैसेज जाए कि भाई लाइन ऑर्डर की सूरत है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह के मतलब आप देखें कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि 250 से ऊपर हमने टेररिस्ट पकड़े पिछले साल, इस दफ़ा भी हमने काफ़ी सारे पकड़े हैं। तो ये अगर वारदात करने में कामयाब होते या इस तरह की टेररिज्म करते तो यकीनन ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन जिस तरह का मतलब हमारा सिक्योरिटी सेटअप है, अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी तरह से काम कर रहा है और उसका नतीजा ये है कि ये पकड़े जाते हैं। हाँ, अलबत्ता कभी कभी ज़ाहिर है कि उनको एडवांटेज टाइम का और जगह के सिलेक्शन के उनके पास एडवांटेज होता है, तो वो कभी कभी इस तरह का अटैम्प्ट कर जाते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको ये एडवांटेज ना लेने दें। तो आप देखें आज भी अल्लाह की मेहरबानी से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया, और मैं यकीन करता हूँ कि आइंदा भी अगर इस तरह की कोई अटैम्प्ट होगी तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से बेहतर रिस्पांस होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे गुलाम नबी मेमन साहब, और हम ज़ाहिर पुलिस की जो आज कारकर्दगी है उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से जो कारकर्दगी थी, और वो बता रहे हैं कि इस वक्त जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इसके अलावा पुलिस रेंजर्स सब अलर्ट हैं इस मामले के हवाले से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन की मुखालफत और इत्तेहादियों की नाराज़गी के बावजूद हुकूमत ने आसानी से बजट मंजूर करा लिया, जबकि आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ की गई तमाम तरामीम को भी मुस्तरद कर दिया गया। बजट की मंजूरी के लिए बुलाए गए इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। इजलास के दौरान अपोजिशन रहनुमा और हुकूमती वज़रा में गर्मा गर्मी हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नोटिस ना लिया करें, मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए दो ऑप्शंस हैं, वो गलती का एतराफ़ करें और सबको साथ लेकर चलने का ऐलान करें, या फिर इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म नोटिस लेने के लिए ही आए हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी में भी गर्मा गर्मी हुई। अहम बात यह है कि हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग ने नाराज़गी के बावजूद बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ दिया। हालांकि गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली के एजाज़ में दिए गए अशाइये में काफ लीग और जो मैंगल ग्रुप है उन्होंने शिरकत नहीं की थी। BNP मैंगल ने शिरकत नहीं की थी, मगर उन की तरफ से कहा गया था हम बजट को वोट दे देंगे, और बजट को वोट दिया भी गया। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद होंगे, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया कल इशाइये से खिताब करते हुए कि रोज़ सुबह खबर मिलती है कि मैं आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है। तो ये नून लीग और दूसरी जमातें बयानात जितने भी दें, हुकूमत मजबूत नज़र आती है। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल नून लीग। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, बजट भी पास हो गया और आसानी के साथ पास हो गया, वज़ीर आज़म भी कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आते हैं, इत्तेहादी नाराज़ भी हों उसके बावजूद भी, इत्तेहादियों ने आंखें दिखाई भी मगर बजट मंजूर कराने में आंखें बिछाई भी, आप लोग कुछ नहीं कर सके, हुकूमत मजबूत है।
देखिए शाहजेब, सबसे पहली बात तो यह है कि ऑपोजिशन के पास कुछ देने के लिए नहीं है। हुकूमत के पास तो बहुत से वसाइल हैं जिससे वो इत्तेहादियों को खरीद भी सकते हैं, खुश भी कर सकते हैं। आपने देखा कि इत्तेहादियों ने आंखें ज़रूर दिखाई, लेकिन जब वोट डालने का वक्त आया तो सब ने हुकूमत के साथ वोट डाला। तो जब तक उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं तो एक अददी अक्सरियत असम्बली के अंदर उन्हें हासिल है। लेकिन आज की वोटिंग में आपने ये देखा, जो मैजिक नंबर है आधी तादाद से ज़्यादा वोट लेने का, 172 क्रॉस करने का, वो उसे नहीं कर सके। तो ये एक नफसियाती दबाव में ज़रूर हैं उनके इत्तेहादी, और ख़ुद उनकी अपनी सफ़ों के अंदर कुछ MNAs हैं जो उनसे नाराज़ हैं। लेकिन जब तक ये इत्तेहादी उनके साथ शामिल रहेंगे वोटिंग के अंदर, यकीनन उनको एक अददी बरतरी रहेगी और अपोजिशन के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो ज़बरदस्ती इत्तेहादियों को तोड़ सके। मतलब ज़ाहिर है इत्तेहादियों को ये भी पता है ना कि ऑपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वजीर आजम को भी पता है कि ऑपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इत्तेहादियों को तोड़ें, इसलिए मेरे इत्तेहादियों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और वो बाकायदा कह रहे हैं कि हमारा कोई मुतबादिल नहीं है, हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। उन्हें ये सारी बातें पता हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पता है कि ऑपोजिशन के बस की कोई बात नहीं है कि वो मेरे खिलाफ मेरे इत्तेहादियों को इकट्ठा करके मेरी हुकूमत गिरा सके। उन्हें अच्छे से पता है। अगर माजी कोई इस बारे में हमारे लिए सबक रखता है तो इस किस्म के बयानात किसी मजबूती की अलामत नहीं है, बल्कि कमज़ोरी की अलामत है। जब इंसान अंदर से खोखला होता है, अंदर से कमज़ोर होता है, तो वो अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए इस तरह के बयानात देता है। और वज़ीर आज़म का ये कहना कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तारीख का मुंह चढ़ाने के मुतरादिफ है, क्योंकि तारीख भरी हुई है ऐसे लोगों के बहुत बड़े बड़े क्लेम से कि जो वो समझते थे कि वो इंडिस्पेंसिबल है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप 2007 में जाएं, फरवरी 2007 तक लोग कहते थे कि 2008 का इलेक्शन जनरल मुशर्रफ का है और 13 तक ये मौजूद है। उसके बाद 13 से 18 भी इनके अलावा कोई और नहीं है, चॉइस ही कोई नहीं है। आपने देखा एक महीने में हालात ने ऐसा करवट उठाई कि 2007 के अंदर ही जनरल मुशर्रफ चलते हुए। तो इसलिए इस तरह के बयानात से कोई मजबूत नहीं होता, असल बात उनकी कारकर्दगी है। और मैं ये बात आपके प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान के तमाम शहरियों को और स्टेक होल्डर्स को सुनाना चाहता हूँ कि ये हुकूमत मुल्क के लिए मुआशी खतरा बन चुकी है, क्योंकि इनके पास ना सलाहियत है गवर्नेंस की, ना इनके पास ये सलाहियत है कि ये मुल्क के अंदर एक ब्रॉड कंसेंसस पैदा कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इन पर एतमाद खत्म हो गया। देखिए, कोई बजट या कोई मईशत एक माहौल के अंदर चलती है, जब मुल्क के अंदर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो, क्राइसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग हो, किसी सरकारी दफ्तर में कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक इंटिमिडेशन की फजा है। वैसे वो उधर पाकिस्तान में हुकूमतें गवर्नेंस और पॉलिटिक्स दोनों से चलती हैं और ज़्यादा बड़ा किरदार पॉलिटिक्स का होता है। अगर किसी हुकूमत की पॉलिटिक्स फेल हो जाए, गवर्नेंस अच्छी भी हो, तो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और आप तो से ज़्यादा ये हिस्ट्री किसको पता है? क्या ये दुरुस्त नहीं कि वज़ीर आज़म को पता है कि मेरी अगर गवर्नेंस कमज़ोर भी है तो ऑपोजिशन एक ऑल्टरनेट इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स फेल्ड है? शहबाज शरीफ साहब ने जितनी भी कोशिश कर ली, एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है आप। अगर एक गवर्नेंस का ऑल्टरनेटिव हो भी नून लीग, तो पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान के सिनेरियो में, एक अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए, मगर आपकी सियासत नाकाम है जिसकी वजह से आप एक ऑल्टरनेट नहीं है। देखिए शाहजेब, उसमें एक हद तक तो इस चीज को भी और इस सोच को दखल था कि हम नहीं चाहते थे कि इस हुकूमत को प्री मेच्योरली डिसलॉज किया जाए ताकि ये शहीद ना बने। इमरान खान साहब ये ना कहें कि पाकिस्तानों, मैंने तो आपके लिए चांद और सितारे तोड़ लाने थे, मुझे ऑपोजिशन ने चलने नहीं दिया। तो इनकी इनकॉम्पिटेंस को फुली एक्सपोज करना भी एक हमारी हिकमत अमली थी। और मैं समझता हूँ कि अब 2 साल काफी अरसा है, हर किसी को यकीन हो गया है। आप देखिए कि तवातर से जो क्राइसिस आए हैं, हर चीज को इन्होंने बिगाड़ा है। चाहे वो पोलियो है, हम 0 पे चले गए थे, अब आज हम रेड जोन में चले गए हैं। डेंगू आया, उसको मैनेज नहीं कर सके। लोकस्ट आई, उसको नहीं मैनेज कर सके। कोरोना के ऊपर हम पूरी दुनिया का एक तमाशा बन गए हैं और ये हमें कह रहे हैं कि दुनिया हमसे सीख रही है, दुनिया हम पे बैन लगा रही है कि पाकिस्तान के लोगों को आने में बंद करो। आज ये सब की इनकी नाकस हिकमत अमली की वजह से है। इसी तरह जो हमारे कारोबारी इदारे हैं वो अब सब बंद हैं, इंडस्ट्री मफलूज है, ताजिर परेशान है, छोटा कारोबारी परेशान है। अभी इन्होंने जो पेट्रोलियम के ऊपर झटका लगाया है, इसका जो एक वेव आएगी महंगाई की,
बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी। आप देखिएगा कि यहाँ पे हशर और गदर क्या मचेगा। तो अपोजिशन के लिए ये भी जरूरी था कि इनको एक हद तक एक्सपोज किया जाए, ताकि जो ये दावे करके आए थे जी 20 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास तो बड़ी ड्रीम टीम है, हमारे तो जी थिंक टैंक बैठे हुए हैं। अगर उन थिंक टैंक्स ने और 18-18 घंटे वजीर आजम साहब के काम करने से ये नतीजा निकला है, तो मैं समझता हूँ वजीर आजम साहब को छुट्टी लेके कि चले जाएं, शायद उससे फिर हालात बेहतर हो जाए। मगर ऐसे मतलब ये एज ए स्ट्रेटजी तो नहीं किया आपने, एज ए ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई, जो आपकी पार्टी की अपनी हालत है, जो दूसरी जमातों की हालत है, अपोजिशन के इत्तेहाद की हालत है, एज एन ऑप्शन तो आपने नहीं किया कि जी हमने इनको काम करने दिया ताकि ये फेल हो और आवाम को हकीकत नजर आए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वैसे भी हुकूमत को 5 साल तो मिलने चाहिए, अगर अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों की तस्हीह करें, मुल्क की गवर्नेंस को बेहतर करें, उसका मौका तो उसको मिलना ही चाहिए। देखिए, हम ये जरूर चाहते हैं कि ये हुकूमत किसी भी तौर पे शहीद ना बने, मजलूम ना बने, ये मुकम्मल एक्सपोज होकर जाए, ताकि पाकिस्तान की सियासत से ये जो झूठ और धोखे के ऊपर बुनियाद रखी थी ये खत्म हो। लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है कि जितनी देर ये रहेंगे, जितनी ये मिस गवर्नेंस जारी रहेगी, हमारा क्राइसिस जितना डीप होता जा रहा है, खुदा ना खास्ता 1 साल बाद ये हालत ना हो कि कोई ये हुकूमत संभालने के लिए तैयार ना हो। आपको कुर्बानी के बकरे तलाश करने पड़े कि कौन है जो आके कुर्बानी का बकरा बनेगा, लोगों के पत्थर भी खाएगा और मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद बात होगी कि हुकूमत ने एक शानदार मौका ज़ाया किया है, उस शानदार मौके की बात करेंगे ब्रेक के बाद।